तो इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफरिंग्स। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स बोल लीजिए, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स बोल लीजिए, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफरिंग्स। अब आपको पता है जीन्स जो है वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या ट्रांसमिशन ऑफ द जीन्स। तो जीन्स क्या होती हैं? जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और हर एक जीन की दो अलील्स प्रेजेंट होती हैं। यूजली जो एक जीन है उसकी दो अलील्स होती हैं। और अलील्स क्या होता है? अलील्स आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, और यू कैन से दे आर वेरिएशंस ऑफ द जीन। ठीक है, अब ये वेरिएशंस क्यों आ सकती हैं? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशंस हो सकती हैं। देन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, इसकी वजह से भी ये वेरिएशन आ सकती हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने वेरिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो वेरिएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वेरिएशन इज द डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। अब वेरिएशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं? ठीक है, जैसे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, ये एक हो गया। आपको पता है मियोसिस के दौरान क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से यू कैन सी दी वेरिएशन। ठीक है, और आपको पता है सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी इसको बोलते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को। रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे बाय पेरेंटल कंडीशन होती है, यानी कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। मेल जो है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल है फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में फिर क्या होगा? जाइगोट होता है डिप्लॉयड, यानी कि उसमें जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट से आए, जो हाफ क्रोमोसोम्स हैं वो आते हैं मदर से। ठीक है, गैमीट्स होते हैं हेप्लॉइड, और जो जाइगोट होता है वो होता है डिप्लॉयड। क्लियर? तो मेंडल है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि हमारे जो एंसिस्टर्स थे, एंसिस्टर्स को, ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में नॉलेज तो थी, तो उनको पता था अगर हम दो प्लांट को क्रॉस कराएं तो प्रोजेनी में हमें कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? दो प्लांट को क्रॉस कराया जिनमें वो डिजायर्ड कैरेक्टर थे, तो उन्होंने देखा जो ऑफरिंग्स प्रोड्यूस हो रही है उनमें वो डिजायर्ड कैरेक्टर थे। तो उनको नॉलेज तो थी इनहेरिटेंस की, पर उन्होंने उन्हें साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था। ठीक है, तो मेंडल ने इस चीज पे वर्क किया था, दैट्स व्हाई मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ द जेनेटिक्स। तो मेंडल ने स्टैटिस्टिकल टूल यूज किए थे, और उन्होंने मैथमेटिकल, ठीक है, सिस्टम भी यूज किया था। तो उन्होंने मैथमेटिक्स जो है वो यूज किया था उन्होंने, टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट एंड टू यू से यू कैन से जो भी ऑफरिंग्स बने थे उसमें उसमें कितने जीनोटाइप्स होंगे, कितने जीनोटाइप बनेंगे, कितने कितने फिनोटाइप बनेंगे, ये उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो उनके रिजल्ट्स हैं, दे आर क्वाइट रिलायबल। फिर मेंडल किस पे वर्क कर रहे थे? मेंडल पी प्लांट पे वर्क कर रहे थे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। तो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए थे, जिसके हम बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? जैसे आप हाइट ले लीजिए, तो वहाँ पे दो फॉर्म्स हो गई, या तो टॉल प्लांट्स हो गए या तो ड्वार्फ प्लांट हो गए। ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं दिखा, या तो टॉल प्लांट्स हैं या तो शॉर्ट प्लांट्स हैं। तो ये होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फिर मेंडल ने मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। ठीक है, हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा। तो इन दोनों लॉज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो मेंडल ने क्या किया था? दो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली थी और इनको क्रॉस कराया था। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो थी, ठीक है, देवर, इनमें क्या डिफरेंस था? सो देवर, इनमें डिफरेंस था एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? विच डिफर इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और यू कैन से मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर?
तो मेंडल ने दो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को क्रॉस कराया। अब ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज जो होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय सेल्फ पॉलिनेशन। सो बाय रिपीटेड सेल्फिंग ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कैन बी क्रिएटेड। और ये जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज होती हैं दीज आर होमोजाइगस फॉर अ कैरेक्टर। ठीक है। फिर इन दोनों को जब क्रॉस कराया दो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को, तब जो F1 जनरेशन थी वहां पे मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया? सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपीयर हो रहा था वहां पे। ठीक है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर सिर्फ अपीयर हो रहा था, रिसेसिव कैरेक्टर वहां पे अपीयर नहीं हो रहा था। सो ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर वाज ऑब्जर्व्ड इन द F1। इसके बाद F1 की सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन मिली। फिर F2 जनरेशन में क्या ऑब्जर्व किया वहां पे मेंडल ने कि रिसेसिव कैरेक्टर इट रीअपीयर्स इन द F2। तो F2 में जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर थे वो दोनों F2 में प्रेजेंट थे, डोमिनेंट कैरेक्टर भी और रिसेसिव भी। और वहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या थी? 3:1। तो 3 टॉल प्लांट्स थे और 1 थे शॉर्ट प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। और जीनोटिपिक रेशियो थी 1:2:1। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करता है? वन ऑफ द अलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर, और यू कैन से वन ऑफ द अलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर अलील। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ा था, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम अ, बता सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी। तो इसमें क्या होता था? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, जब गैमीट बनते हैं तब वन ऑफ द अलील गोज इन 50% ऑफ द गेट, दूसरा अलील जो है वो, ठीक है, 50% ऑफ गैमीट्स में जाएगा। क्लियर? सो देयर आर चांसेस दैट one of the allele will, okay, go in one of the gamete and the another allele will go in the other gamete। ठीक है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसके बाद हमने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे कि मोनोहाइब्रिड होता है क्रॉस दैट इन्वॉल्व्स वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मेंडल ने क्रॉस करवाया था, मेंडल ने कौन से कैरेक्टर्स लिए थे? ठीक है, तो मेंडल ने सीड का शेप और सीड के कलर। तो मेंडल ने दो अगेन ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली, ठीक है, दैट डिफरेंशिएटेड इन सीड शेप एंड सीड कलर। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, दो ट्रेड्स इन्वॉल्व हैं, पहला है सीड शेप और दूसरा है सीड कलर। क्लियर? फिर मेंडल ने F1 जनरेशन प्रोड्यूस करी, फिर F2 जनरेशन प्रोड्यूस की। वहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में हमने पढ़ा था। तो फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो क्या थी? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये थी जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, क्लियर? तो डायहाइब्रिड क्रॉस से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? कि the alleles of the one gene they segregate independently from the alleles of the another gene, या the inheritance of one trait is independent of the inheritance of another trait। ठीक है, या बोल सकते हैं inheritance of one trait is not influenced by the inheritance of another trait। ठीक है, तभी हमें F2 में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बोवरे एंड सटन ने दिया था। ठीक है, क्लियर? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, वो क्या कहता है? जो जीन्स और क्रोमोसोम है वो एक जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे जीन्स इनहेरिट होते हैं वैसे ही क्रोमोसोम भी इनहेरिट होते हैं। क्लियर? और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? मॉर्गन ने। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पहले स्टार्ट करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से, फिर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और फिर हम प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। क्लियर? शुरुआत करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से। तो पहले तो लिंकेज होता क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन लिंकेज? तो लिंकेज क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ द जीन्स
which are present on the chromosome. Okay, so tendency of the genes which are, आप कह सकते हैं क्लोजली लोकेटेड, ठीक है, टू ईच अदर, यानी कि जो बहुत ही पास में है, ठीक है. So the tendency of the genes that are located close to each other on the same chromosome to be inherited together during the meiosis. Clear? This is known as linkage. यानी कि tendency of the genes to be inherited together. क्योंकि ये जो जीन्स होती हैं ये बहुत ही क्लोजली लोकेटेड होती है, ये बहुत ही पास में होती है एक दूसरे के, तो इनमें डिस्टेंस बहुत कम होता है. ठीक है, क्लियर. तो ज्यादातर जो लिंक्ड जीन्स होती हैं वो सेम क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होती हैं और इन दोनों में डिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि ये बहुत क्लोजली लोकेटेड होती हैं. सो ये जीन्स जो होती हैं वो एक साथ इनहेरिट होती है क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली लोकेटेड होती हैं. सो इसकी डेफिनेशन दोबारा एक बार देख लेते हैं. टेंडेंसी ऑफ द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर. क्लियर? दिस इज नोन एज लिंकेज. और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो रिकॉम्बिनेशन भी आपने को पता है, रिकॉम्बिनेशन हैपेंस ड्यूरिंग द मियोसिस. क्लियर? तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में देयर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. नाउ Morgan carried out several dihybrid cross in Drosophila to study the genes that were sex linked. तो मॉर्गन थे, मॉर्गन ने क्या बताया था? मॉर्गन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. ये मॉर्गन ने कहा था कि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है. एंड हिज एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, ठीक है. ही वाज वर्किंग ऑन सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, ओके. And he provided critical evidence supporting the chromosomal basis of inheritance. तो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, ठीक है, फॉर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय द मेंडल इन द पीस. तो मॉर्गन ने भी डायहाइब्रिड क्रॉसेस करवाए थे पर ड्रोसोफिला में. इसका पूरा नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. नाउ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड and white-eyed females to brown-bodied and red-eye males. तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है. पहला है कलर ऑफ द बॉडी, ठीक है. तो बॉडी का कलर जो होता है येलो हो सकता है या वो ब्राउन हो सकता है. और दूसरा क्या है? कलर ऑफ द आईज. तो वाइट आइड और दूसरा क्या है? रेड आइड. तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक मेल होता है, एक तो फीमेल होता है. तो फीमेल्स जो थी दैट वर येलो बॉडीड एंड वाइट आई, और जो मेल्स थे दैट वर ब्राउन बॉडीड एंड रेड आई. इन दोनों को मॉर्गन ने इंटर क्रॉस कराया था, ठीक है. इन दोनों को क्रॉस करवाया था और उसके बाद मॉर्गन इंटर क्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी आल्सो, ठीक है. नाउ he observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1 ratio. So this ratio is expected when the two genes are assorting independently. Clear? तो मेंडल ने क्या देखा? मेंडल ने ये देखा तो दो जीन्स हैं that are not segregating independently. ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर रही हैं. ये जो दो जीन्स हैं that is controlling the two characters, the color of the body and the color of the eye. तो ये दोनों जीन्स थी that was not segregating independently of each other. ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूड किया मॉर्गन ने? इससे कंक्लूड किया मॉर्गन ने कि ये जो जीन्स हैं ये लिंक्ड है. तो F2 में क्या रेशियो आती है? F2 में फिनोटिपिक रेशियो होती है 9:3:3:1. ये रेशियो होती है, ठीक है. पर ये रेशियो ऑब्जर्व नहीं हुई थी, ठीक है. सो देयर वाज अ डिविएशन फ्रॉम दिस रेशियो.
नाउ मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन को पहले से ये इन्फॉर्मेशन थी, ये जो जीन्स है ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तभी हमने कहा था मॉर्गन वर्कड इन्वॉल्व्ड सेक्स लिंक्ड traits. And Morgan saw quickly that when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were very much higher than the non-parental type. तो मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया ये, ठीक है, इन अ dihybrid cross if two genes were situated on the same chromosome, क्लियर, तो दोनों जीन्स हैं ये, अगर दो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तब क्या मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो ज्यादा थे। तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन दी नॉन पेरेंटल टाइप। नॉन पेरेंटल टाइप का मतलब क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर, अब आगे चलते हैं। Now Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe the physical association of the genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. तो मॉर्गन ने क्या कहा, मॉर्गन ने क्या कहा, ये जो रिजल्ट ऑब्जर्व हो रहा है यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी नॉन पेरेंटल, ठीक है, जिसको रिकॉम्बिनेंट्स भी बोलते हैं। तो ये क्यों हो रहा था, सो दिस वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दी फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स। ये दोनों जीन्स थी ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है। पहले तो ये दोनों जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और ये काफ़ी क्लोजली लोकेटेड है, तो ये एक साथ ही इनहेरिट हो रही है, ठीक है। और मॉर्गन ने क्या कहा, मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स, ये एक साथ इनहेरिट हो रही है जीन्स। और फिर मॉर्गन ने क्या कहा, रिकॉम्बिनेशन को क्या किया मॉर्गन ने कहा रिकॉम्बिनेशन जो होती है, सो द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन की वजह से रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं या नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 0 to 50% हो सकती है, मैक्सिमम होती है 50%। क्लियर, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है तो हम बोल सकते हैं वहां पे लिंकेज है, या हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट्स अगर कम प्रोड्यूस हुए, ठीक है, तो दोज जीन्स आर लिंक्ड, they are physically associated, they are being inherited together. Clear? Now, Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, okay, while others were loosely linked. तो मॉर्गन की एक और ऑब्जर्वेशन ये थी कि when genes were grouped on the same chromosome, अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है, सेम क्रोमोसोम पे अगर वो ग्रुप्ड है, तब क्या हो सकता है, ये जो जीन्स है या तो वो बहुत ही क्लोजली लोकेटेड हो सकती है, यानी कि जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड। वेरी टाइटली लिंक्ड का मतलब क्या है, दैट द जीन्स आर वेरी क्लोजली लोकेटेड। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है हो सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये सेम क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट है बट दे आर लूजली लिंक्ड। अब लूजली लिंक्ड का मतलब क्या है, इन दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, दोनों लिंक्ड जीन्स हैं, पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें ये है, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, जो फर्स्ट केस है उसमें ये जीन्स बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, और दूसरी पॉसिबिलिटी में जो कि ये है, वहां पर जो जीन्स हैं ऑल्दो दे आर लिंक्ड बट दे आर लूजली लिंक्ड, मतलब उन दोनों में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। अब क्या होगा, जब जो जीन्स हैं वो बहुत ही टाइटली लिंक्ड होंगी, यानी कि अगर वो बहुत ही पास हैं तो रिकॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ही कम होगा, देयर विल बी वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। और जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो भी बहुत कम प्रोड्यूस होंगे। अगर जैसे जैसे जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता रहता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इफ द जीन्स आर लूजली लिंक्ड, तब क्या होता है, वहां पे रिकॉम्बिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स विल बी मोर।
So there will be higher recombination in case of loosely linked genes. तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इमेज दी गई है, इस इमेज के माध्यम से हम समझ सकते हैं व्हाट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. सो लिंकेज यहाँ पे दे रहे हैं रिजल्ट ऑफ टू डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय द मॉर्गन. तो मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए थे. क्रॉस ए यानी कि ये वाला क्रॉस शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन वाई एंड डब्ल्यू. वाई और डब्ल्यू के बीच में क्रॉस दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं जीन वाई है और एक जीन डब्ल्यू है. नाउ क्रॉस बी, ये जो दूसरा क्रॉस है, शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन डब्ल्यू एंड एम. तो यहाँ पे डब्ल्यू और एम जीन इन्वॉल्व है. हेयर द डोमिनेंट वाइल्ड टाइप अलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस. तो जहाँ पे भी प्लस होगा तो दैट जीन इज वाइल्ड टाइप एंड इट इज डोमिनेंट ऑल्सो. तो जो प्लस साइन है वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा गया है. और नोट यहाँ पे दिए गए, द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन दी डब्ल्यू एंड एम. स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज हायर बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू. इसका मतलब क्या है, जो वाई और डब्ल्यू है, these genes are very closely or tightly linked, whereas जो genes हैं W and M, these are loosely linked. यानी कि इन दोनों में genes में W और M में distance ज्यादा है. ठीक है, दिस इज क्लियर. तो देखते हैं, तो क्रॉस ए में क्या किया, ये दो पेरेंट्स हैं यहाँ पे. तो ये है येलो वाइट, यहाँ पे फिनोटाइप है, और ये है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप. तो जो वाइल्ड टाइप है इसमें इट इज डिनोटेड बाय द प्लस, जो प्लस है that is at the superscript, so that is denoting the wild type. तो क्रॉस एम में देखते हैं, एक मेल पेरेंट होगा, ये फीमेल पेरेंट है. ठीक है, फिर F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन में आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशंस बने. तो वाइल्ड टाइप बना और येलो और वाइट बना. तो ये कैसे बना, तो आप देख सकते हैं गैमीट्स कौन से प्रोड्यूस हुए यहाँ पर. तो हम फीमेल गैमीट्स लिख सकते हैं. फीमेल गैमीट एक टाइप के ही होंगे, वाई और डब्ल्यू, ये फीमेल गैमीट्स होंगे. मेल गैमीट क्या हो गया यहाँ पे, तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और एक हो गया वाई क्रोमोसोम. ठीक है, दिस इज क्लियर. तो क्या होगा, फीमेल एक प्रकार का गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक ये वाला जो गैमीट है दैट विल कंबाइन विद दिस वन, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया. ठीक है, और ये वाला गैमीट है वो कंबाइन करेगा वाई से, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया. क्लियर, समझ में आ गया ये कॉम्बिनेशन कैसे आया. तो जो फीमेल है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे फीमेल है, वो एक ही प्रकार का गैमीट प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, वाई और डब्ल्यू, ये गैमीट प्रोड्यूस कर रही है. मेल जो है वो कौन सा गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, दो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे. वाई एक गैमीट है जिसमें वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस है, यानी कि वाइल्ड टाइप जीन्स प्रेजेंट है, और दूसरा है ये वाई क्रोमोसोम. ठीक है, दूसरा ये हो गया. एक है जहाँ पे वाई और डब्ल्यू है, और फिर फीमेल ये प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, ये क्लियर है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे. ये जो है अगर इसके साथ जाता है तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा ये वाला. फिर अगर ये और इसके साथ अगर फ्यूज होता है गैमीट, तो आपका बनेगा ये कॉम्बिनेशन. ठीक है, आप समझ में आ गया ये कॉम्बिनेशन कैसे बने. फिर क्या हुआ, F2 को इन्होंने F1 को इंटर क्रॉस करा दिया था. फिर आपके बने ये सारे कॉम्बिनेशंस, तो आप देख सकते हैं ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये सारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं. तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, तो यहाँ पे आप दोबारा गैमीट्स बनाएंगे. तो गैमीट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे दो प्रकार के गैमीट्स बनेंगे. एक तो ये गैमीट हो गया, दूसरा ये गैमीट हो गया. ठीक है, मेल क्या गैमीट बनाएगा, एक ये गैमीट बनाएगा, एक ये गैमीट बनाएगा. तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या हो गए आपके, ये दोनों हो गए पेरेंटल कॉम्बिनेशन पहले तो. ठीक है, तो यहाँ पे दो गैमीट्स हैं. तो अगर हमने पहले ऊपर वाला गैमीट लिया, तो ऊपर वाला जो क्रोमोसोम है,
ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, ठीक है, और फिर ये वाला जो है, ठीक है, तो दूसरे वाला फिर इसके साथ जाएगा। दो कॉम्बिनेशंस बन गए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं, ये है फीमेल, ये है मेल। तो फीमेल कौन से गैमीट बनाएगा यहाँ पे, फीमेल ने बनाए वाई और डब्ल्यू, और मेल, और दूसरा क्या, दूसरे गैमीट में क्या होगा, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ठीक है। फिर मेल ने यहाँ पे क्या बनाए, वाई और डब्ल्यू, और एक तो हो गया वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बने यहाँ पे गैमीट्स। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, तो सबसे पहले ये वाला जो है वो इसके साथ जा सकता है, तो आपका ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। फिर क्या होगा, ठीक है, ये वाला भी इसके साथ जा सकता है, तो आपका ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया, क्लियर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वैसे ही क्या होगा, ये वाला जो है वो इसके साथ भी जा सकता है, और ये वाला है वो इसके साथ भी जा सकता है, क्लियर। तो ये वाला है अगेन इसके साथ भी जा सकता है, एंड ये वाला भी इसके साथ जा सकता है। तो ऐसे आपके बनते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और ठीक है, ये आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन गए, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, दोनों, ठीक है। जो राइट हैंड साइड पे है वो है रिकॉम्बिनेंट, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया ये वाले कॉम्बिनेशंस भी कैसे बने, ठीक है। तो ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये वाला जाएगा इसके साथ, तो आपका ये कॉम्बिनेशन बन गया। फिर अगर ये जो है, ये अगर इसके साथ जाता है, तो आपका ये सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन बन गया, क्लियर। अब रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बने, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स भी देख लेते हैं अब, ठीक है। तो ये दो पेरेंट्स थे, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गई, ठीक है, ये था, ठीक है, वाई है और है डब्ल्यू। रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है, और दूसरा क्या है, हम इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, यह है वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। अब जब रिकॉम्बिनेशन होती है तो क्या होता है, ठीक है, सपोज ये रिकॉम्बिनेशन ऐसे हुई, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ चले जाएगा, ठीक है, क्लियर। और दूसरा आपका क्या हुआ, ये दूसरी आपकी रिकॉम्बिनेशन ऐसे हुई, ठीक है। तो देयर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो अगर हम पहला वाला केस लें तो क्या बनेगा, ये वाला था पहला, तो ये वाला रीजन ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई और डब्ल्यू प्लस, ठीक है। फिर ये सेकंड था, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला रीजन जो है ये नीचे चले जाएगा, सेकंड केस में ये नीचे चले जाएगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट वाई प्लस और डब्ल्यू, ठीक है, क्लियर। तो यही रिकॉम्बिनेंट्स बने, आप देख सकते हैं, वाई प्लस और डब्ल्यू, और y और w प्लस, y और w प्लस एक बना है, ये रहा आपका y और w प्लस, और y प्लस और w, तो ये है y प्लस और w, ठीक है, क्लियर। तो ये बन गए आपके रिकॉम्बिनेंट्स। अगेन ये वाला जो है वो जा सकता है y क्रोमोसोम के साथ, ये वाला भी y क्रोमोसोम के साथ जा सकता है, फिर ये दोनों x क्रोमोसोम के साथ भी जा सकते हैं, या तो दूसरा क्रोमोसोम है उसके साथ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आपके ये दो रिकॉम्बिनेंट्स बन गए, और ये भी दो रिकॉम्बिनेंट्स बने, क्लियर है। तो अब ये वाला जो है हम लिख सकते हैं
ये वाला अब जा सकता है इसके साथ। क्लियर? तो हम नीचे बना लेते हैं इसके। यहाँ पे हो गया ये वाई क्रोमोसोम आ गया। एक तो ये कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, तो ये है रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर? एक तो ये रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं जो हमने यहाँ पे देख लिए। फिर ये रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बने? तो यहाँ पे जो ये दोनों जो थे, ठीक है, जो कि रिकॉम्बिनेशन के बाद बने हैं, ये चले जाएंगे इसके साथ। तो पहले इसके साथ जाते हैं, फिर इसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एंड आप लिख लीजिए, और क्या बने? तो ये हो गया y और w प्लस, एक ये बन गया, और क्या बना? और दूसरा बना आपका y प्लस और w। ठीक है, तो ये आपके हैं रिकॉम्बिनेंट्स, वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और आपके बाकी हो गए पेरेंटल। तो मॉर्गन ने क्या देखा? यहाँ पे दोनों जीन्स जो हैं वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं क्रॉस ए में। तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा थे और रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो बहुत कम बने थे। और क्रॉस बी में क्या देखा? ये जो लिंक जो जीन्स हैं, दीज आर लूजली लिंक्ड। तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपने देखा, पेरेंटल टाइप थोड़े कम बने और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बने हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या बता सकते हैं? जो क्रॉस ए में जो जीन्स हैं दैट आर वेरी टाइटली लिंक्ड, और क्रॉस बी में जो जीन्स हैं दैट आर लिंक्ड बट दे आर लूजली लिंक्ड। क्लियर? आपको समझ में आ गया ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे बने थे और ये रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बने थे? ठीक है, क्लियर है? रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनेंगे? आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, यानी कि ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तब बनते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर? तो अगर लिंकेज अगर ज़्यादा होगी, अगर टाइटली लिंक्ड हो गए, तो ऑब्वियसली जो रिकॉम्बिनेंट टाइप हैं वो कम होंगे। और अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप वो ज़्यादा बनेंगे, उनकी परसेंटेज होगी ज़्यादा। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स वाइट एंड द येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड as and showed 1.3% recombination only, while white and the miniature wing showed 37.2 percentage recombination. तो जो वाइट और जो येलो थी, ये जो जीन्स थी ये बहुत ही टाइटली लिंक्ड है, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन कितना है? सिर्फ 1.3%। पर जो क्रॉस बी था जिसमें वाइट और मिनिएचर विंग्ड वाली जीन्स थी, वहाँ पे जो ये दोनों जो जीन्स हैं दैट आर लूजली लिंक्ड, बिकॉज यहाँ पे जो है रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितनी थी? 37.2। नाउ हिज स्टूडेंट, यानी कि मॉर्गन का स्टूडेंट जो था एल्फ्रेड स्टर्टुवेंट, he used the frequency of the recombination between the gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. तो मॉर्गन का जो स्टूडेंट था एल्फ्रेड, ही यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, या इसको हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? सो इट टेल्स यू अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। अगर हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता है तो हम दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर? सो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। और ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड to map the position of the genes on the chromosome। ठीक है, तो जेनेटिक मैपिंग में भी यूज होता है ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
recombination frequency, okay, it is the percentage of offerings with, okay, new combinations of the trait from the parents. ठीक है, so the offerings with new combination of the trait from the parents. क्लियर, और ये न्यू ट्रेड्स कैसे बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. क्लियर. Now, today genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of the whole genomes, as was done in the case of Human Genome Sequencing Project described later on. Clear? अब आगे चलते हैं. Now, Mendel studies mainly describe those traits that have distinct alternate forms, such as flower color, which are either purple or white. तो मेंडल ने जो स्टडी किए थे, मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स सिलेक्ट किए थे. ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. तो जैसे कि फ्लावर जो है, फ्लावर का कलर या तो पर्पल होगा या वाइट होगा. प्लांट्स होंगे या तो वो टॉल होंगे या ड्रॉफ्ट होंगे. ठीक है. सो मेंडल he described those traits that has distinct alternate forms. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in the occurrence and are spread across a gradient. Spread across a gradient का मतलब क्या है? बहुत सारे intermediate phenotypes भी होते हैं. So range होती है phenotypes की. ठीक है, rather than the presence of the alternate form. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम या तो टॉल होगा या तो फिर शॉर्ट होगा. क्लियर, जैसे एक्सट्रीम्स हो गए. पर कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो फिनोटाइप की रेंज होती है. देयर आर रेंज ऑफ द फिनोटाइप. क्लियर. नाउ फॉर एग्जांपल, इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स, बट अ होल रेंज ऑफ द पॉसिबल हाइट्स. तो हाइट आपको पता है, ह्यूमंस के बारे में बात करें तो हाइट काफ़ी वेरी करती है. देयर लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन दी हाइट. तो एक रेंज ऑफ हाइट प्रेजेंट है. क्लियर. तो ह्यूमंस में या तो टॉल या तो ड्रॉफ नहीं होते, पर वी हैव डिफरेंट, यू कैन से, काइंड ऑफ हाइट. क्लियर. तो एक रेंज प्रेजेंट है यहाँ पे. सच ट्रेस आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स एंड आर thus कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट. तो पॉली का मीन्स होता है मैनी, जेनिक का मतलब होता है जीन्स. सो दोज ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, or those traits which are controlled by multiple genes, or those traits which are controlled by more than 2 genes. Clear. Now, beside the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also take into account the influence of the environment. तो इसका मतलब क्या है? तो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस होती है, यानी कि इनहेरिटेंस ड्यू टू मल्टीपल जीन्स. दिस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट. तो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस में इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है. सो देयर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑल्सो. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर अगर हम ले तो आप देख सकते हैं ह्यूमन स्किन कलर जो है वो आप देख सकते हैं मल्टीपल जीन से कंट्रोल्ड है. और हमारे स्किन कलर को इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है. जैसे आप हॉट वेदर में रहते हैं या आप ब्राइट सनलाइट में रहेंगे तो आपका मेलानिन बढ़ जाएगा, तो आप द स्किन विल बी डार्कर. So these polygenetic inheritance या polygenic traits, these are also influenced by the environment. Yeah, their inheritance is also influenced by the environment. In a polygenetic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. That is, effect of each allele is additive. ठीक है, तो यहाँ पे हर एक allele contribute करता है in creating a phenotype, and the effect of each allele is additive. More the number of alleles, okay, the phenotype will be, you can say, in the case of अगर हम human skin color लेते हैं तो it will be darker. जितनी ज़्यादा dominant allele present होगी उतना कलर डार्क होगा. रिसेसिव allele present होगी तो उतना कलर लाइट होगा. अगर dominant और रिसेसिव allele दोनों present है तो intermediate कलर होगा. ठीक है, तो effect of each allele is additive and each allele contribute in creating a phenotype.
Now to understand this better, let us assume that three genes A, B and C control the skin color. तो skin color हमने देखा, हमने assume किया कि it is controlled by three genes A, B and C. और जो A, B और C हैं, that are the dominant forms. So these are the dominant form A, B, C responsible for the dark skin. अगर ये genes जो है वो dominant form में होगी तो skin का color होगा dark होगा. अगर recessive form में होगी यानी कि small a, small b, small c, तब skin का color होगा light. तो जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट अलील्स, अगर किसी भी इंडिविजुअल में सारे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट हैं, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, so these individual will have the darkest skin color and that with all the recessive alleles will have the lightest skin color. क्योंकि आपको पता है, ठीक है, the effect here is additive. alleles जो होती हैं उनका इफेक्ट होता है, ठीक है, एडिटिव होता है उनका इफेक्ट. And each allele contribute to the phenotype. Now, as expected, the genotype with three dominant allele and three recessive allele, this will be intermediate. ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, A small a, B small b, capital C small c. This is the intermediate. ठीक है, ये जो है वो intermediate phenotype show करेगा. Now, in this manner, the number of each type of alleles in the genotype would decide the darkness or lightness of the skin in an individual. इसके अलावा जो स्किन का कलर है वो इन्वायरमेंट भी डिटरमाइन करता है. Now, we have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait. अब तक हमने क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे, ठीक है, इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल phenotype, यानी कि, ठीक है, क्लियर. Now, there are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. इसका मतलब क्या है, तो कभी कभार किसी किसी केसेस में क्या होता है, एक सिंगल जीन जो होती है that can control or that can exhibit multiple phenotypic expression. So one gene controls, okay, multiple phenotype. यूजली एक जीन जो होती है वो एक phenotype या एक trait को कंट्रोल करती है. क्लियर. So such a gene is called pleiotropic gene. Pleiotropic gene को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अब आप, a gene that that exhibit or that control multiple phenotypes. Okay. Now the underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards the different phenotype. अब जो एक जीन है वो अलग अलग phenotype कैसे exhibit कर सकती है, ठीक है. तो ये जो जीन्स होती हैं ये मेटाबॉलिक पाथवेज को इफेक्ट करती हैं. क्लियर. ठीक है, एंड दैट्स हाउ दे कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप. क्लियर. तो प्लियोट्रॉपी को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, या प्लियोट्रॉपिक जीन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्लियोट्रॉपिक जीन आर दोज जीन्स दैट एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, यानी कि वन जीन contributes towards different phenotypes. Okay, and how do these pleiotropic genes works? They work by affecting the metabolic pathways. Now, as an example of this is the disease known as phenylketonuria, which occurs in the humans. Now, the disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase, and this is known as single gene mutation. अब single gene mutation क्या होता है, when there are changes in the nucleotide sequence of a single gene resulting in the production of some other gene product or resulting in the change in the phenotype. ठीक है, इसको बोलते हैं single gene mutation. Are the changes in the nucleotide sequence of a single gene.
ऑफ वन जीन ओनली। ठीक है, तो फिनाइल कीटोनुरिया में क्या होता है? देयर इज अ म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिल हाइड्रोक्सिलेज। तो ये जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। नाउ दिस मैनिफेस्ट itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and reduction in the hair and skin pigmentation. क्लियर है? तो यहाँ पे कौन कौन से phenotypes ऑब्जर्व हो सकते हैं? तो mental retardation, reduction in the hair and skin pigmentation can also be seen. तो आप देख सकते हैं one gene is exhibiting many या multiple phenotypes. ठीक है, क्लियर है? तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले तो हमने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था फॉर एक्सप्लेनिंग द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और जो मॉर्गन है, ठीक है, मॉर्गन ने किस पे वर्क करा था? मॉर्गन वाज वर्किंग ऑन द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स एंड मॉर्गन कंडक्टेड द डाइहाइब्रिड क्रॉस इन द ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किए थे और कैसे मॉर्गन एक्सप्लेन दी यू कैन से और हाउ ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और मॉर्गन ने क्या कहा था? जस्ट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। फिर मॉर्गन ने स्टडीज की ड्रोसोफिला में डाइहाइब्रिड क्रॉस किए एंड देन मेंडल ओके कॉइंड द टर्म लिंकेज। और मेंडल ने रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी बताया था कि रिकॉम्बिनेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो भी रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं या जो भी नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं दैट आर ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। और लिंकेज क्या, लिंकेज को कैसे डिफाइन किया था मॉर्गन ने? तो मॉर्गन ने क्या कहा था? द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दिस इज नोन एज लिंकेज। या हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स ओके together present on the same chromosome, this is known as linkage. क्लियर? फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जो मॉर्गन का स्टूडेंट था एल्फ्रेड, ही यूज्ड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने आ, में मदद करती है। ठीक है, तो ऐसे हम जीन्स को मैप कर सकते हैं। Okay, by using the recombination frequency we can map the genes present on the chromosome. तो जेनेटिक मैपिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आपको ये याद रखना है 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट। तो ये आपको लिखना है 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है, मैप यूनिट विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, ये क्या है? मैप यूनिट। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हेन अ phenotype इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स या मल्टीपल अलील्स। तो वहां पे हमने एग्जांपल लिया था स्किन कलर का। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका? हाइट इन द ह्यूमंस। तो वहां पे किसी भी कैरेक्टर का ऑल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट नहीं था, बल्कि अ रेंज, ठीक है, अ रेंज इज प्रेजेंट। जैसे स्किन कलर हो गया, ठीक है, तो स्किन कलर आप देख सकते हैं, स्किन कलर में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अब क्या होता है, ये जो स्किन कलर है इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। उदाहरण के तौर पे हमने देखा, अगर स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स A, B एंड C, तो अगर ये तीनों जीन डोमिनेंट्स होगी, ठीक है, अगर डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है और सारी जीन्स अगर होमोजाइगस है तो डार्केस्ट कलर होगा। अगर सारी जीन्स अगर रिसेसिव है और वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव है इंडिविजुअल,
तो वहाँ पर लाइटेस्ट कलर होगा स्किन का। फिर क्या होता है, अगर इंटरमीडिएट फिनोटाइप कब आता है, जब वहाँ पे ये जो जीन्स है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, यानी कि ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी एंड सी स्मॉल बी। और आप देख सकते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ईच अलील इज कंट्रीब्यूटिंग एंड द इफेक्ट ऑफ द अलील इज एडिटिव। क्लियर। फिर हमने प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ा। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? सो प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिक जीन्स, इट कंट्रोल्स और इट एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया फिनाइल क्यूटिनोरिया का। वहां पे क्या होता है? सो देयर इज अ म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो प्लियोट्रोपी जो होता है इसमें मेटाबॉलिक जो पाथवे होता है दैट इज अफेक्टेड, जिसकी वजह से मल्टीपल फिनोटाइप्स आर एग्जिबिटेड। तो जो फिनाइल कीटोनेरिया में होता है, क्या क्या होते हैं वहाँ पे फिनोटाइप? मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, रिडक्शन इन द हेयर एंड द स्किन पिगमेंटेशन। क्लियर है ये? ठीक है। तो अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अगले लेक्चर में हम सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसमें हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? तो वहाँ पे हम बर्ड्स में सेक्स मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ZZ ZW सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होता है XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे ग्रास हॉपर, उसमें X0 सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है। क्लियर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मेल हेट्रोगेमेटी और फीमेल हेट्रोगेमेटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है। फिर हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, म्यूटेशन क्या होता है और म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय व्हाट। तो कुछ ऐसे म्यूटाजेंस होते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस और केमिकल म्यूटाजेंस। क्लियर। तो फिजिकल म्यूटाजेंस कौन से हो गए? आपके यूवी रेडिएशंस और एक्सरेज हो गई। एंड केमिकल म्यूटाजेंस हो गए आपके जैसे आपके नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है। फिर आपके बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो भी केमिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं। ठीक है। क्लियर। और क्या एग्जांपल्स होते हैं केमिकल म्यूटाजेंस के? कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, तो वो भी हो गए आपके एक प्रकार के केमिकल म्यूटाजेंस। क्लियर। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। फिर हम क्या पढ़ेंगे? म्यूटेशन जो होती हैं, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन द सिंगल बेस पेयर। ठीक है, सिंगल बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है वहाँ पे, उसमें हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। फिर हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्लियर। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।